21 to 30। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। यद्यपि आत्मा वापसी की गोली सर्वोत्तम तृतीय श्रेणी की औषधीय गोली नहीं थी, तथापि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक साधारण कोर संरचना क्षेत्र साधक खरीद सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब साधक सच्चे सार की अवस्था तक पहुंच जाता था तो उसके पास रसायनशास्त्री बनने की संभावना होती थी। बेशक ऐसे कई साधक भी थे जिन्होंने क्यूई रूपांतरण अवस्था में औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास किया, लेकिन उन सभी को एक घातक कमी का सामना करना पड़ा। उनके दानत्यन में क्यूई या आध्यात्मिक शक्ति उच्च श्रेणी की गोलियों की शोधन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस कारण साधकों द्वारा शुद्ध की गई गोलियां वास्तविक सार के स्तर से नीचे उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाती थीं। वे प्रयुक्त औषधीय पदार्थों के सार को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं कर पाते थे। केवल वे लोग जो सच्चे सार क्षेत्र या उससे उच्चतर में कदम रख चुके थे, उनके पास औषधीय पदार्थों को पुनर्तः परिष्कृत करने और उन्हें उच्च कोटि की गोली में बदलने की पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति थी। दूसरे शब्दों में, एक ऐसे अस्तित्व की ताकत जो एक शीर्ष श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकती है, निश्चित रूप से मूल गठन अवस्था से कम नहीं थी। इसके अलावा महान अशोका राजवंश के साधक कीमियागर मास्टर संजय के नाम से बेहद परिचित थे। अल्केमिस्ट की प्रतिष्ठित स्थिति के कारण संजय को विभिन्न बड़े गुटों के बीच अत्यंत अनुकूल व्यवहार प्राप्त था। संजय की कीमियागिरी की कला अतुलनीय थी। वह जिस भी औषधि की गोली को परिष्कृत करता, उसकी गुणवत्ता की गारंटी होती थी। यदि ये तथ्य न होता कि उस समय राहुल की आंतरिक चोटें बहुत गंभीर थीं, तो वह केवल रिकवरी गोली पर भरोसा करके अपनी आंतरिक चोटों का इलाज करने में सक्षम होता। हालांकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। उसकी मेरिडियन लगभग पूरी तरह से कट गई थी और उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके अलावा उसे जहर भी दिया गया था। बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीलामी घर में सचमुच कोई रिकवरी पिल होगी। हम पापा को बचा सकते हैं। इस समय नीलामी घर के अंदर हरे वस्त्र पहने एक युवक ने अपने बगल में खड़ी एक परिपक्व दिखने वाली महिला से बात की। इन दोनों लोगों के सामने हरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। युवक के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही बेतहाशा खुशी के विपरीत बड़ी बहन की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। मूर्ख भाई, यह नीलामी सरल नहीं है। ये सही है। मुझे डर है कि हम यह आत्मा वापसी वाली गोली शायद ना पा सकें। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने धीरे से कहा। ऐसा क्यों है? उनकी बातें सुनकर युवक के चेहरे पर उलझन का भाव था। स्थिति पर गौर करो, बुजुर्ग ने फिर कहा। साथ ही उसने मन ही मन आह भरी। उसने सोचा भी नहीं था कि यह नीलामी इतने सारे गुटों का ध्यान खींच लेगी। ऐसा लग रहा था कि कुलस्वामी के जख्मों को ठीक करना बेहद मुश्किल होगा। वे तीनों टिहरी शहर के नहीं, बल्कि जिगौर किंग शहर के थे, जो टिहरी से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। उनकी पहचान भी साधारण नहीं थी। वे जिगौर किंग शहर के सबसे मजबूत परिवार, रावत परिवार के सदस्य थे। बड़ी बहन का नाम गीता रावत था और छोटे भाई का नाम ली चेन। दोनों रावत परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे और उनके वंश में कुलगुरु का वंश भी था। इस बार जो व्यक्ति उनके साथ आया था वह रावत परिवार का दूसरा बुजुर्ग था। वे इस नीलामी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि इस नीलामी में आत्मा वापस लाने वाली गोली प्रदर्शित हुई थी। लगभग 1 महीने पहले रावत परिवार का मुखिया राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए खतरनाक पहाड़ों में गया था। हालांकि उसने अंततः राक्षसी जानवरों को मार डाला, लेकिन लौटते समय उसके दुश्मनों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। हालांकि रावत परिवार के मुखिया की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसने अपने सभी दुश्मनों को मार गिराया। उसके शरीर में स्थित डेंटियन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसकी साधना की नींव पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इतनी गंभीर चोट लगने के बाद उसे ठीक होने में कम से कम कई साल लग गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर चोटें ठीक भी हो जाती तो भी उसकी क्षतिग्रस्त साधना नींव के कारण एक साधक के रूप में उसका भविष्य अनिश्चित ही रहने वाला था। इसके कारण उसकी साधना की स्थिति भी गिर सकती है। इस वजह से रावत परिवार ने उपचार की वस्तुओं पर बहुत खर्च किया था। दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी कुलस्वामी के दानत्यन को हुए नुकसान की भरपाई करने में कामयाब नहीं हुआ। अगर रावत परिवार के मुखिया की अंदरूनी चोटों का इलाज नहीं हो पाया तो रावत परिवार के जिन दुश्मनों को पहले नाराज किया गया था वे जरूर कोई मौका तलाशेंगे। उस समय रावत परिवार के लिए बस एक ही चीज इंतजार कर रही होगी, और वह है तबाही। जब सब लोग निराश होने ही वाले थे तभी उन्हें अचानक पता चला कि टिहरी शहर में एक बड़े पैमाने पर नीलामी होने वाली है। इसके अलावा उन्हें पता चला कि एक उपचार पुनर्प्राप्ति की गोली, आत्मा वापसी की गोली, नीलामी के लिए सूचीबद्ध है। ये समाचार जानने के बाद दूसरे बुजुर्ग गीता रावत और ली चेन के साथ जल्दी से वहां पहुंचे। हालांकि जब वे नीलामी घर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि नीलामी घर में आत्मा वापसी की गोली के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि कई गुटों ने पहले ही आत्मा वापसी की गोली पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। मैंने 30 मिलियन की बोली लगाए। बोली लगाने वाले पहले व्यक्ति शैडो टावर के उप कमांडर राजेश थे। जब सभी ने ये देखा तो उनके हाथ जो मूल रूप से बोली लगाने की योजना बना रहे थे, अचानक रुक गए और उनके चेहरे के भाव थोड़े बदसूरत हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शैडो टावर को आत्मा लौटाने वाली गोली इतनी पसंद आ जाएगी। ये परेशानी का सबब बनने वाला था। मैंने 35 मिलियन की बोली लगाए। इस समय आरिफ शेख की आवाज़ धीरे से सुनाई दी।
जब भीड़ ने ये देखा तो उनके चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। अब वे इसे कैसे छीनेंगे? दो महान शक्तिमान अस्तित्वों की नज़र आत्मा वापसी की गोली पर टिकी थी। ये दैत्य कोई ऐसा अस्तित्व नहीं थे जिनसे वे मुकाबला कर सकें। वायलेट ऑर्किड के लिए पहले बोली लगाना एक बात थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी नज़र आत्मा वापसी की गोली पर भी होगी। और दोनों ही उसे पाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ लग रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि आरिफ शेख का काम करने का तरीका बेहद दबंग था। नीलामी के दौरान वह भयानक दबाव एक बार फिर फैल गया। यद्यपि उस दबाव ने सीधे तौर पर किसी पर हमला नहीं किया, फिर भी उससे जो खतरा पैदा हुआ वह स्पष्ट था। जो साधक मूलतः आत्मा वापसी की गोली के लिए बोली लगाना चाहते थे, वे हिचकिचाए, लेकिन क्रोध में बोलने का साहस नहीं कर पाए। दुष्ट रक्त संप्रदाय की ताकत बहुत भयानक थी। अगर वे आत्मा वापसी की गोली के कारण आरिफ शेख को नाराज कर देते तो हालांकि दूसरा पक्ष नीलामी घर में कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि बाहर आने के बाद वह ऐसा नहीं करेगा। ये सोचकर जिन साधकों को मूल रूप से आत्मा वापसी की गोली की इच्छा थी, उन्होंने अनिच्छा से अपना चेहरा छोड़ दिया। जब आरिफ शेख ने यह दृश्य देखा तो उसने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। इसके साथ उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी राजेश होगा। मैंने 36 मिलियन की बोली लगाए। हालांकि इस समय नीलामी हॉल में अचानक एक सुखद आवाज गूंजी। आरिफ शेख ने यह देखा तो उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। उसकी आंखों में हत्या का भाव उभर आया। क्या ये व्यक्ति अपने पहले व्यक्त किए गए अर्थ को नहीं समझ पाया? वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने दुष्ट रक्त संप्रदाय को कोई सम्मान नहीं दिया। ये व्यक्ति सचमुच मौत को दावत दे रहा था। जब भीड़ ने यह देखा तो वे उत्सुकता से भरे भाव प्रकट करने लगे। उन्होंने आवाज के स्रोत की ओर देखा। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी नज़र एक युवा लड़की पर पड़ी। जो युवा लड़की आत्मा वापसी की गोली के लिए बोली लगा रही थी, वह वास्तव में जिगौर किंग शहर के रावत परिवार की गीता रावत थी। यह महसूस करते हुए कि उसने भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, गीता रावत अपने छोटे हाथों से अपने कपड़ों का कोना पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उसने लंबे समय से इविल ब्लड संप्रदाय की भयानक प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इविल ब्लड संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व खाली कोर चरण के शुरुआती चरणों तक पहुंच गया था। दुष्ट रक्त संप्रदाय ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे रावत परिवार अपमानित कर सके। हालांकि गीता रावत भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे डर था कि अगर वह यह मौका चूक गई तो भविष्य में उसे आत्मा वापसी वाली कोई और गोली मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके पिता की चोट इतनी गंभीर थी कि इलाज में और देरी नहीं की जा सकती थी, वरना रावत परिवार की संपत्ति पर लालच करने वाले शायद खुद को रोक नहीं पाते। इसके अलावा कुल का स्वामी रावत परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। अगर वे उसकी युद्ध शक्ति खो देते तो रावत परिवार अन्य सेनाओं के आक्रमण का विरोध नहीं कर पाता। अगर सचमुच संघर्ष छिड़ गया तो रावत परिवार को अभूतपूर्व विनाश का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि दूसरी ताकतें उन्हें नष्ट कर देंगी। इसके कारण दुष्ट रक्त संप्रदाय को नाराज करने के जोखिम पर भी गीता रावत ने फिर भी एक जुआ खेलने का फैसला किया। ये देखकर आरिफ शेख ने ठंडी सांस ली। 10वें स्तर के बैंगनी आत्मा चरण के साधक की शक्ति तुरंत फूट पड़ी, जिससे एक भयानक दबाव बना जिसने गीता रावत और अन्य लोगों को घेर लिया। अच्छा नहीं है। ये देखकर दूसरे बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपने शरीर में शक्ति छोड़ी, जिससे गीता रावत और बाकी लोगों की रक्षा हुई। ध्यान से अगले ही पल दूसरे बुजुर्ग का शरीर अचानक कांप उठा और उसने एक धीमी सी खर्राट भरी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि चाहे कुछ भी हो, उसने फिर भी आरिफ शेख के दबाव का विरोध किया। यद्यपि उसकी शक्ति बैंगनी आत्मा अवस्था के केवल चौथे स्तर पर थी, फिर भी 10वें स्तर के बैंगनी आत्मा क्षेत्र साधक के लिए भी उसे केवल दबाव की एक लहर से हराना बिल्कुल असंभव होता। ये दृश्य देखकर आरिफ शेख की निगाहें और भी ठंडी हो गईं और उनकी आंखें राक्षसी हत्या के इरादे से भर गईं। बेशक उसने कोई ज्यादा हरकत नहीं की। आखिरकार यह नीलामी घर का इलाका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलामी घर के पीछे सबसे शक्तिशाली अस्तित्व खाली कोर स्टेज से कम नहीं था। सतह पर वह व्यक्ति दुष्ट रक्त संप्रदाय के कमांडर के समान स्तर का अस्तित्व था। वह तो मात्र 10वें स्तर का बैंगनी आत्मा अवस्था का साधक था। वह दूसरे पक्ष के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने का साहस कैसे कर सकता था? बेशक उनके कार्यों ने नीलामी घर के नियमों को पहले ही थोड़ा बहुत तोड़ दिया था। नीलामी घर ने आरिफ शेख के कार्यों को नहीं रोका। इसका कारण यह था कि नीलामी घर के पीछे सबसे मजबूत अस्तित्व इविल ब्लड संप्रदाय के कमांडर से परिचित था। हालांकि अगर आरिफ शेख अभिमानी बने रहे तो दूसरा पक्ष चुप नहीं बैठेगा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि आरिफ शेख ने यह देखा था, इसलिए उसने ज्यादा हंगामा नहीं किया। मैंने 40 मिलियन की बोली लगाए। आरिफ शेख द्वारा दबाव वापस लेने के बाद वह उदासीनता से बोली लगाता रहा और गीता रावत और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पहले ही उन्हें स्पष्ट चेतावनी दे दी थी। अगर दूसरे पक्ष को यह नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो उसके बाद जो हुआ उसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहन, हमें क्या करना चाहिए? ली चेन ने अपनी बहन की ओर देखा जिसका शरीर कांप रहा था और वह थोड़ा चिंतित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका।
यद्यपि उसने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था, फिर भी अब उसे स्थिति का स्पष्ट दृष्टिकोण मिल गया था। दुष्ट रक्त संप्रदाय का उपसेनापति स्पष्ट रूप से आत्मा वापसी की गोली प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। इसके अलावा उसने अन्य साधकों को अपने और शैडो टॉवर के बीच चल रहे बोली युद्ध में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। गीता रावत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। उसके गुलाबी गाल एकदम पीले पड़ गए और उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। छोड़ो इसे, चलो हार मान लेते हैं। ये दृश्य देखकर दूसरे बुजुर्ग असहाय होकर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि रावत परिवार की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन ईविल ब्लड संप्रदाय और शैडो टॉवर के सामने वह कुछ भी नहीं थी। अगर वे लगातार बोली लगाते रहे तो बहुत मुमकिन था कि वे इन दो बड़े गुटों को पूरी तरह से नाराज कर दें। नीलामी घर के अंदर आरिफ शेख कोई कदम नहीं उठाते थे, लेकिन एक बार जब वे बाहर आ जाते तो चीजें बदल जातीं। गीता रावत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें अनिच्छा से भरी थीं। शक्ति, अगर उसके पास पूरी शक्ति होती तो वह इस स्थिति को सुलझा सकती थी। दुर्भाग्यवश ये दुनिया क्रूर थी जहां केवल शक्ति ही सर्वोपरि थी। हो, ये देखकर दर्शकों में बैठे राहुल ने अपनी बाहें उठाईं और आश्चर्य से नीचे गीता रावत को देखा। उसी समय आभासी पाठ की कई पंक्तियां उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुईं। बोधगम्यता 299, अस्थि 79, दोहरी आत्मा काया, लकड़ी और अग्नि दोनों गुणों के साथ सहजात्मीयता। नोट, कोई भी व्यक्ति सच्चे सार क्षेत्र में कदम रखने के बाद ही दोहरी आत्मा काया को पूरी तरह से सक्रिय कर सकता है। एक कीमियागर होने के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त, ये कहा जा सकता है कि दोहरी आत्मा काया का मालिक कीमिया के मामले में आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकता है। राहुल को इस लड़की में काफी दिलचस्पी हो गई। अपनी सच्ची मूल राज्य साधना के साथ वह स्वाभाविक रूप से पूरे नीलामी घर के अंदर चल रही हर चीज के बारे में जागरूक थे। 10वें स्तर के बैंगनी आत्मा अवस्था साधक के खतरे का सामना करते हुए वह वास्तव में अपने दांत पीसकर डटी रही। गीता रावत की समझ और जन्मजात अस्थि मूल्यों की परवाह किए बिना केवल अपनी मानसिक दृढ़ता के आधार पर वह एक योग्य उम्मीदवार थी। वह वास्तव में एक शिष्य के रूप में लेने के लिए उपयुक्त है, लेकिन मुझे अभी भी ध्यान से देखना होगा, राहुल ने अपने दिल में कहा। समझ के मामले में गीता रावत ने यू को बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसकी समझ यू से दर्जनों अंक ज्यादा थी, जिससे गीता रावत को बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक उत्साहित किया वह ये थी कि गीता रावत के पास वास्तव में एक प्राकृतिक लकड़ी और आग की दोहरी आत्मा का शरीर था, जो कि एक कीमियागर बनने के लिए सबसे उपयुक्त काया थी। बेशक राहुल सिर्फ इस लकड़ी और आग जैसी दोहरी आत्मा वाली काया के कारण उसे सीधे शिष्य नहीं बनाएगा। आखिरकार शिष्य बनाने में उसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत उसके चरित्र की थी। भले ही वह आज उस खजाने के लिए बोली नहीं लगा सके जिसमें उनकी रुचि थी, फिर भी ये बहुत अच्छा होगा यदि वह एक शिष्य बनाने में कामयाब हो जाएं। इसी समय आत्मा वापस लाने वाली गोली की मांग और भी तीव्र हो गई। मैंने 43 मिलियन की बोली लगाए, मैंने 45 मिलियन की बोली लगाए, मैंने 48 मिलियन की बोली लगाए, मैंने 51 मिलियन की बोली लगाए। यद्यपि बोलियां बढ़ती ही जा रही थीं, लेकिन वास्तव में प्रतिस्पर्धा में केवल ईविल ब्लड संप्रदाय और शैडो टॉवर ही थे। आरिफ शेख की आखिरी बोली सुनने के बाद राजेश का चेहरा काफी बदल गया। असंभव, आपके पास अभी भी 51 मिलियन कैसे हो सकते हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुझे डर है कि आप नीलामी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, राजेश ने आंखों में ठंडी नजर भरते हुए कहा। हे, ये तो सिर्फ 5.1 करोड़ है। हमारा ईविल ब्लड संप्रदाय इतनी छोटी सी रकम भी वहन कर सकता है। आरिफ शेख ने यह देखा और आंखों में मजाक भरी नजर से जवाब दिया। यदि वह पर्याप्त धन नहीं लाता तो वह वायलेट ऑर्किड की नीलामी में भाग लेने का साहस नहीं कर पाता। मैंने 53 मिलियन की बोली लगाए, राजेश ने एक और बोली लगाई, लेकिन उसके हाव भाव बेहद भद्दे थे। हालांकि आत्मा वापसी की गोली की कीमत कम नहीं थी, लेकिन उसकी कीमत 53 मिलियन तो बिल्कुल नहीं थी। हालांकि अपने कमांडर की चोटों के कारण उन्हें बोली जारी रखनी पड़ी। मैंने 55 मिलियन की बोली लगाई है, आरिफ शेख ने उसकी झिझक देखी और उदासीनता से जवाब दिया। उसकी आंखों में घबराहट का जरा भी निशान नहीं था, मानो ये 55 मिलियन कोई बड़ी रकम न हो। मैंने 56 मिलियन की बोली लगाए, मैंने 58 मिलियन की बोली लगाए, मैंने 59 मिलियन की बोली लगाए। जैसे जैसे समय बीतता गया राजेश की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदसूरत होती गई। आरिफ शेख ने पहले वायलेट ऑर्किड की बोली लगाने के लिए 30 मिलियन रुपये खर्च किए थे। फिर भी उसके पास आत्मा वापसी की गोली के लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि थी। मैंने 60 मिलियन की बोली लगाए। आरिफ शेख की नज़रें उदासीन रहीं क्योंकि उन्होंने एक नई बोली की घोषणा की। मैंने 65 मिलियन की बोली लगाए। जब राजेश ने यह देखा तो वह अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका और तुरंत बोली 5 मिलियन बढ़ा दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शैडो टावर इतना समृद्ध और रौबदार होगा। आत्मा वापस लाने वाली गोली तुम्हारी है। इस समय आरिफ शेख ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट की और उदासीनता से कहा। आरिफ शेख, आपके दुष्ट रक्त संप्रदाय का इससे क्या मतलब है? राजेश ने जब ये देखा तो वह आग बबूला हो गया। उसे लगा जैसे उसके साथ कोई छलावा हो गया हो। आत्मा वापसी गोली के प्रभाव बहुत अच्छे थे, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दुष्ट रक्त संप्रदाय इसे न चाहे। आखिर यह आदमी क्या साजिश रच रहा था? आरिफ शेख भले ही घमंडी हो, पर वो तो बस एक बदतमीज आदमी था। उसने इतनी सोची समझी योजनाएं कैसे बनाई?
यद्यपि उसने आत्मा वापसी की गोली के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई, राजेश को एक अशुभ पूर्वाभास महसूस हुआ। 65 मिलियन एक बार जा रहे हैं, 65 मिलियन 2 बार जा रहे हैं, 65 मिलियन 3 गुना जा रहा है। शैडो टावर के उप कमांडर को आत्मा वापसी गोली की बोली सफलतापूर्वक जीतने के लिए बधाई। जब महिला नीलामी संचालक ने बोली बंद करने के लिए हथौड़ा गिराया तो आत्मा वापस लाने वाली गोली अंततः शैडो टावर में चली गई। वास्तविकता ये साबित करेगी कि राजेश का पूर्वाभास सटीक था। आरिफ शेख आत्मा वापसी की गोली को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वस्तु की कीमत बढ़ाकर शैडो टावर को परेशान करने की योजना बनाई। आत्मा वापसी की गोली कैसे मिलेगी, ये बहुत आसान था। वह बस उन्हें मारकर सामान चुरा सकता था। जैसे ही शैडो टावर के लोग नीलामी घर के क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, उसके द्वारा तैयार किए गए हथियारे तुरंत कार्रवाई करेंगे। ... सब लोग, नीलामी खत्म होने वाली है। अब हम जो नीलाम कर रहे हैं वह आज की नीलामी का आखिरी खजाना है। इस समय महिला नीलामी मेजबान ने मुस्कुराते हुए धीरे से बात की। ये खजाना बेहद खास है। कुछ साधकों के लिए यह एक अनमोल खजाना है, लेकिन कुछ के लिए यह एक बेकार खरपतवार भी हो सकता है। आखिरी बार हम जिस खजाने की नीलामी कर रहे हैं वह जिंगजियान घास है। जैसे ही महिला नीलामी मेजबान ने अपनी बात समाप्त की, राहुल की आंखें चमक उठीं। उसे इस नीलामी में जिंगजियान घास मिलने की उम्मीद नहीं थी। कितना सुखद आश्चर्य था। हमारे ईविल ब्लड संप्रदाय ने 60 मिलियन की बोली लगाई। राहुल के बोलने से पहले आरिफ शेख की आवाज़ गूंजी। मैंने 65 मिलियन की बोली लगाई। ये देखकर राहुल ने पहले आरिफ शेख को देखा और फिर धीरे से बोला। ये देखकर आरिफ शेख आग बबूला हो गया। आज क्या हो रहा है? हर जगह लोग उसके साथ खजाने के लिए होड़ क्यों लगा रहे हैं? क्या दुष्ट रक्त संप्रदाय की प्रतिष्ठा बेकार थी? क्या वे हाल ही में बहुत शांत रहे थे? लापरवाह आदमी, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। आरिफ शेख की राय में जो कोई भी उसके खिलाफ बोली लगाता है और उसे जो चाहिए उसे पाने से रोकता है, वह उसका दुश्मन है। आरिफ शेख ने तुरंत आवाज के स्रोत की खोज की और पाया कि जो व्यक्ति उसके खिलाफ बोली लगा रहा था वह वास्तव में एक सुंदर युवक था। हालांकि चूंकि उस युवक को अपनी उपस्थिति का कोई एहसास नहीं था, इसलिए जब उसने पहले दबाव डाला था तो उसने स्वतः ही उसे अनदेखा कर दिया था। यद्यपि राहुल महान अशोका राजवंश में बहुत प्रसिद्ध था और अधिकांश साधकों ने उसकी प्रसिद्धि के बारे में सुना था, फिर भी अधिकांश लोग उसका चेहरा नहीं पहचान पाते थे। मैंने 70 मिलियन की बोली लगाई। आरिफ शेख ने राहुल को गुस्से से देखा और धीरे धीरे ये शब्द बोले। मैंने 75 मिलियन की बोली लगाई। राहुल ने आरिफ शेख की तरफ देखा तक नहीं, मानो ये करोड़ों सोने के सिक्के जेब खर्च के अलावा कुछ नहीं थे। धिक्कार है, क्या तुम झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? आरिफ शेख गुस्से से भर गया। जैसे ही उसने जिंगजियान घास को देखा, उसने हर कीमत पर उस पर बोली लगाने का निर्णय कर लिया। इसके अलावा उसकी नज़र में जिंगजियान घास का मूल्य उस वायलेट ऑर्किड से कहीं अधिक था जिसके लिए उसने पहले बोली लगाई थी। 10 साल पहले उनकी साधना बैंगनी आत्मा अवस्था के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि 10 साल साधना करने के बावजूद वह अभी भी बैंगनी आत्मा अवस्था की अड़चन को पार नहीं कर पाए थे। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि उनकी योग्यता साधारण थी, बल्कि इसलिए था कि उन्हें पहले एक अत्यंत विशेष अवसर का अनुभव हुआ था। 9 साल पहले वह गलती से तलवार कब्र नामक एक रहस्यमय खंडहर में प्रवेश कर गया था। इतना ही नहीं, उसने अपने डेंटियन में एक रहस्यमयी तलवार क्यू भी समाहित कर ली थी। हालांकि उस रहस्यमयी तलवार क्यू ने उसके डेंटियन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने एक अदृश्य शक्ति उत्सर्जित की जो उसके डेंटियन में मौजूद बैंगनी हवेली को बुरी तरह दबा रही थी। ठीक इसी वजह से वह 9 साल से बैंगनी आत्मा अवस्था के चरम पर अटका हुआ था। बैंगनी आत्मा अवस्था साधक द्वारा सच्ची सार अवस्था तक पहुंचने के बाद अगली प्रमुख अवस्था थी। जब किसी साधक की अवस्था सच्चे सार की अवस्था के शिखर पर पहुंच जाती थी, तो यदि वे अगली अवस्था तक पहुंचना चाहते थे तो उन्हें अपने दानतियन में बैंगनी भवन को खोलना पड़ता था। बैंगनी हवेली का एक और शीर्षक भी था, जो एक किसान का दूसरा डेंटियन था। यदि कोई साधक सफलतापूर्वक अपना बैंगनी भवन खोल लेता है तो उसके डेंटियन में मौजूद वास्तविक सार शक्ति उसके बैंगनी भवन में प्रवाहित हो जाएगी और फिर धीरे धीरे एक उच्च स्तर की शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी, जो बैंगनी आत्मा की शक्ति बन जाएगी। बैंगनी भवन में जितनी अधिक बैंगनी आत्मा शक्ति होगी, साधक उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इसके अलावा जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता, बैंगनी हवेली के भीतर का स्थान फैलता जाता। जब बैंगनी हवेली के भीतर का स्थान अपनी सीमा तक पहुंच जाता, तो बैंगनी हवेली के भीतर की बैंगनी आत्मिक शक्ति तेजी से संघनित होकर विलीन हो जाती। जब ऐसा हुआ तो साधक का डेंटियन एक खाली कोर में विकसित हो गया। इस राज्य को कोर गठन राज्य के रूप में भी जाना जाता था। यदि आरिफ शेख कोर गठन अवस्था में कदम रखना चाहता था तो उसे अपनी बैंगनी हवेली में सभी बैंगनी आत्मा शक्ति को संघनित करना था और फिर इसे अपनी बैंगनी हवेली के साथ पूरी तरह से मिलाना था। हालांकि रहस्यमय तलवार क्यूई के दमन के कारण उसकी बैंगनी हवेली में बैंगनी आत्मा शक्ति पूरी तरह से उसकी बैंगनी हवेली के साथ विलय करने में असमर्थ थी। आरिफ शेख ने इस समस्या को हल करने के लिए अनगिनत तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सौभाग्य से स्वर्ग ने नेक इरादों वालों को निराश नहीं किया। उसे एक किताब में एक तरीका मिला था। अगर कोई साधक जिंगजियान घास खा ले तो वह बैंगनी हवेली में रहस्यमयी तलवार क्यूई को परिष्कृत कर सकेगा।
आखिरकार जिंगजियान घास में एक अत्यंत विशेष शक्ति थी जो उस रहस्यमय तलवार क्यूई को दबाने और परिष्कृत करने में सक्षम थी। यही वजह थी कि आरिफ शेख लगातार जिंगजियान घास के बारे में पूछताछ करते रहे। हालांकि 5 साल बिताने के बाद भी उन्हें अभी तक उसका कोई निशान नहीं मिला था। पहले तो वह हार मानने ही वाले थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीलामी में उन्हें जिंगजियान घास मिल जाएगी। इस नीलामी के बारे में उन्हें पहले जो जानकारी मिली थी उसमें यह नहीं बताया गया था कि आज जिंगजियान घास की नीलामी हो रही है। जाहिर था कि नीलामी घर ने ये जानकारी आखिरी समय में जोड़ी थी। यदि वह जिंगजियान घास को परिष्कृत कर सकता है और अपने बैंगनी हवेली पर रहस्यमय तलवार क्यूई के दमन को समाप्त कर सकता है, तो वह निश्चित था कि वह बैंगनी आत्मा राज्य के चरम पर अपने 10 साल के साधना संचय पर भरोसा करके कोर गठन राज्य में कदम रख सकता है। एक बार जब वह वास्तव में मूल निर्माण अवस्था में पहुंच गया तो वह महान अशोका राजवंश के सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक बन गया। उसके लिए यह एक अदम्य प्रलोभन था, इसलिए चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े वह ऐसा अवसर कभी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा उसकी राय में जिंगजियान घास आत्मा वापसी की गोली से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आखिरकार अगर वह आत्मा वापसी की गोली की बोली सफलतापूर्वक जीत भी लेता और सेनापति की चोटों को ठीक भी कर देता तो भी अंत में वह दुष्ट रक्त संप्रदाय का उपसेनापति ही होता। एक शक्तिशाली कोर गठन राज्य साधक का सामना करते हुए वह एक कुत्ते के अलावा कुछ नहीं होगा। यद्यपि 10वें स्तर के बैंगनी आत्मा अवस्था साधक महान अशोका राजवंश में वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उन्हें शीर्ष स्तर के साधकों में गिना जा सके। केवल जब किसी का साधना स्तर मूल गठन अवस्था तक पहुंच जाता है तभी वह महान अशोका राजवंश के भीतर एक अजेय स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसका कारण सरल था, एक बार कोर फॉर्मेशन स्टेट साधक कोई कदम उठा ले तो वे आसानी से किसी शहर को तबाह कर सकते थे और उसे खंडहर में बदल सकते थे। यह असंभव है। ये देखकर आरिफ शेख के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से एक युवा बालक था जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। वह महाशक्ति कैसे बन सकता था जिसकी साधना मूल गठन अवस्था तक पहुंच चुकी थी? टेहरी शहर की नीलामी में इतना भयानक अस्तित्व क्यों दिखाई देगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस भयानक दबाव में एक अत्यंत स्पष्ट हत्या की मंशा महसूस की। तुम लापरवाही से काम मत करो। नीलामी घर में किसानों को घूमने की इजाजत नहीं है। उस पल आरिफ शेख घबराहट में खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। उसकी नज़र नीलामी हॉल की गहराई में गई। नीलामी घर के पीछे का पावर हाउस वहां बैठा था। भले ही यह आदमी एक कोर फॉर्मेशन स्टेट कल्टीवेटर था, फिर भी उसे नीलामी घर के मालिक को मुंह दिखाना पड़ा, है ना? हालांकि अगले ही पल आरिफ शेख का शरीर कांप उठा। उसने महसूस किया कि नीलामी घर का मालिक उसे अनदेखा कर रहा था और उसने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये देखकर राहुल उस दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं सका और फिर धीरे से कहा, क्या आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं? महाराज, कृपया गलतफहमी न पालें, मुझे इसका हक नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, नीलामी घर के सबसे गहरे कोने से अचानक एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी। वह नीलामी घर का मालिक था। राहुल के भयानक आध्यात्मिक दबाव को भांपते ही उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया और वह मन ही मन कोसने लगा। धिक्कार है आरिफ शेख पर, मैं तो लगभग उसके द्वारा फंस ही गई थी। हालांकि वे दोनों ही कोर निर्माण अवस्था में थे, फिर भी उसने महसूस किया कि राहुल का दबाव अथाह था। दूसरे पक्ष की साधना कम से कम खाली कोर अवस्था के उन्नत चरण में थी। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह पहले ही असली कोर अवस्था में प्रवेश कर चुका था। ऐसे भयावह अस्तित्व का सामना करते हुए उसे उकसाने का साहस किसने किया? यदि दूसरा पक्ष नाखुश हो तो वह उसे और नीलामी घर को थप्पड़ मारकर मार सकता था। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पूरे हॉल में मानो मौत का सन्नाटा छा गया। यहां तक कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सबकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उनकी आंखें सदमे से भर गईं, मानो उनके दिमाग में बिजली का एक जोरदार झटका लगा हो। आखिरकार वह व्यक्ति न केवल नीलामी का मालिक था, बल्कि वह टिहरी शहर के 3 सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक था, एक अद्वितीय विशेषज्ञ जिसकी साधना खाली कोर राज्य के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी। फिर भी उसने उस युवक को सर कहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उस पर कृपा करने की कोशिश कर रहा हो। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इस युवक की साधना पहले ही एक अत्यंत भयावह अवस्था में पहुंच चुकी थी? कम से कम वह शून्य मूल अवस्था के अंतिम चरण में तो था ही। या क्या ये हो सकता है कि इस व्यक्ति की शक्ति वास्तविक मूल अवस्था तक पहुंच गई हो? ये सोचते ही आरिफ शेख के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसका दिल निराशा से भर गया और उसका शरीर कांपने लगा। यदि वह युवक केवल मध्य अवस्था का रिक्त मूल अवस्था साधक होता तो उस व्यक्ति का रवैया इतना कृपालु नहीं होता और वह युवक को अपने द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं देता। दौड़ना प्रश्नवाचक चिन्ह तंत्र मैक्स उसे जल्दी से भागना पड़ा। वर्तमान में आरिफ शेख के दिमाग में भागने का ही एकमात्र विचार चल रहा था। यदि युवक की साधना ने नीलामी घर के मालिक को इतना भयभीत कर दिया था तो क्या उसके लिए दुष्ट रक्त संप्रदाय का विनाश करना आसान काम नहीं होगा? तुरंत ही आरिफ शेख के दाहिने हाथ में एक छोटी तलवार प्रकट हुई। ये छोटी सी तलवार उस समय तलवारों वाली कब्र में मिला खजाना थी। यही उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता भी था।
जब तक वह छोटी तलवार को कुचलता रहेगा, वह अपने दानतियान में मौजूद रहस्यमयी तलवार क्यूई के साथ मिलकर एक तेज लंबी तलवार में बदल सकेगा। उस अवस्था में उसकी गति कई गुना बढ़ जाएगी। यह उसकी सबसे कीमती चीज़ और तुरुप का पत्ता भी था। अगर जिंदगी और मौत का ये पल न होता तो वह इसका इस्तेमाल करने को तैयार न होता। चाहे वह वायलेट ऑर्किड हो, आत्मा वापसी की गोली हो, या जिंगजियान घास या ये छोटी तलवार हो, वे सभी उसके जीवन की तुलना में महत्वहीन थे। उसे जीवित रहना था। स्विश! आरिफ शेख के शरीर से अचानक एक तेज रोशनी निकली और फिर वह एक अतुलनीय तेज तलवार में तब्दील होकर नीलामी घर से बाहर उड़ गई। रहस्यमय तलवार क्यूई के संवर्धन के कारण आरिफ शेख की गति बैंगनी आत्मा अवस्था साधक की सीमा को पार कर गई तथा लगभग मध्य अवस्था खाली कोर अवस्था साधक की गति तक पहुंच गई। तलवार क्यू में एक भयानक शक्ति थी और इसने तुरंत टिहरी शहर के अन्य दो मुख्य गठन राज्य साधकों को भयभीत कर दिया। टिहरी शहर के दो शानदार प्रांगणों में दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने एक साथ अपने सिर उठाए और नीलामी घर से निकली तेज तलवार क्यूई को देखा। इस व्यक्ति की साधना अभी बैंगनी आत्मा अवस्था के चरम पर है। उसने रिक्त मूल अवस्था वाले साधक की मध्य अवस्था की गति प्राप्त करने के लिए अवश्य ही किसी प्रकार का तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया होगा, है ना? ऐसा तुरुप का पत्ता बहुत दुर्लभ है, शायद मैं भी उसे पकड़ न पाऊं। जब दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने ये दृश्य देखा तो वे अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि उन्हें ये बात हैरान कर रही थी कि इन बिजली के उतार चढ़ाव का स्रोत नीलामी घर था। देखने से लग रहा था कि वह भाग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीलामी घर वाले ने उसे निशाना बनाया हो। पूरे टिहरी शहर में एकमात्र व्यक्ति जो एक शीर्ष बैंगनी आत्मा अवस्था साधक को भागने के लिए अपने तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकता था, वह नीलामी घर का प्रभारी था। हालांकि जब तक अनगिनत विशेषज्ञ आरिफ शेख के ट्रम्प कार्ड से चौंक गए, तब तक वह पहले ही पूरे शहर से गुजर चुका था और टिहरी शहर के किनारे पर पहुंच गया था। उसके शरीर पर लगी तेज तलवार आकाश को चीरती हुई खतरनाक पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रही थी। हालांकि इस समय एक ऐसा दृश्य अचानक घटित हुआ जिसने अनगिनत साधकों को चौंका दिया। एक अतुलनीय दैवीय तलवार अचानक कहीं से प्रकट हुई। पल भर में उसने बादलों की अनगिनत परतों को भेद दिया। उसमें भयानक बिजली की ऊर्जा थी। वह अचानक आरिफ शेख के ऊपर प्रकट हो गई। वह दिव्य तलवार अतुलनीय रूप से भयानक ऊर्जा से भरी हुई थी। तलवार के मात्र कंपन ने ही आरिफ शेख को लगभग चीर डाला। ये देखकर आरिफ शेख की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और उसके दिल में आसन विनाश की भावना पैदा हो गई। इसके बाद अनगिनत साधकों की निगाहों के सामने दिव्य तलवार ने एक भयानक बिजली छोड़ी। पल भर में वह आरिफ शेख की ओर टूट पड़ी। मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। एक अतुलनीय हताश चीख के साथ आरिफ शेख तुरंत ही बढ़ती बिजली की ऊर्जा में डूब गया। टकराना। उसी समय जमीन पर दर्जनों मीटर गहरा एक गड्ढा दिखाई दिया। वह गहरा गड्ढा अभी भी भयानक बिजली की चिंगारी से भरा हुआ था। हालांकि आरिफ शेख की आकृति बहुत पहले ही विघटित हो चुकी थी। ये कैसे संभव है? जब अन्य दो खाली कोर अवस्था साधकों ने यह देखा तो उनके भाव एकदम बदल गए। उनकी नज़र गहरे गड्ढे पर पड़ी और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। कितनी भयानक शक्ति! यह एक खाली कोर अवस्था साधक की शक्ति से परे था। इतना ही नहीं, यदि वे ऐसे भयानक हमले का सामना करते तो भले ही वे भाग्यशाली होकर बच जाते, फिर भी वे बुरी तरह घायल हो जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दिव्य तलवार के भीतर बिजली की ऊर्जा अत्यंत भयानक थी, फिर भी प्रतिद्वंद्वी ने अत्यंत छोटी सीमा के भीतर विनाशकारी शक्ति को बलपूर्वक नियंत्रित किया था। प्रश्नवाचक चिन्ह। जेनिफर एनिस्टन की आईवीएफ लड़ाई, जिसके बारे में उन्होंने सालों तक चुप्पी साधे रखी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि प्रतिद्वंद्वी का अपनी ताकत पर नियंत्रण पहले ही बेहद भयावह स्तर पर पहुंच चुका था। आखिर ये विशेषज्ञ कहां से आया? उसकी ताकत शायद असली मूल अवस्था तक पहुंच चुकी थी, है ना? बेशक टिहरी शहर ने पहले भी सच्चे कोर लोक साधकों को देखा था, लेकिन यहाँ किसी को आए हुए 5 या 6 साल हो चुके थे। ये स्वामी वास्तव में एक सच्चा कोर स्टेट विशेषज्ञ है। न केवल दो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैरान थे, बल्कि नीलामी घर में मौजूद व्यक्ति और भी अधिक हैरान था। पहले उन्होंने इस बारे में केवल कुछ अटकलें ही लगाई थीं, लेकिन अब वे अंततः इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि इस साधारण से दिखने वाले युवक की ताकत पहले ही भयावह वास्तविक मूल अवस्था तक पहुंच चुकी थी। ये सोचते हुए वह राहुल को सम्मान से देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह सुंदर चेहरा और साथ ही ये तथ्य कि वह केवल 20 वर्ष का था और उसमें इतनी भयानक ताकत थी। क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है? ये बिल्कुल सही नहीं लगा। ठाकुर संप्रदाय के उस व्यक्ति की साधना अभी शून्य मूल अवस्था के मध्य चरण में ही थी। उसकी प्रतिभा चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, उसके लिए 20 वर्ष की आयु में वास्तविक मूल अवस्था तक पहुंचना असंभव था, है ना? नीलामी घर के मालिक ने गहरी सोच में अपनी थोड़ी रगड़ी। उसी समय राजेश, जो बहुत दूर नहीं था, ने भय का भाव प्रकट किया। सौभाग्य से वह पहले आरिफ शेख की तरह आवेगी नहीं था, वरना उसकी जगह उसकी ही मौत हो जाती। दुष्ट रक्त संप्रदाय का सेनापति पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। अब जबकि उनका उपसेनापति भी गिर गया था, उनके लिए सब कुछ लगभग समाप्त हो चुका था। अब उनके पास शैडो टॉवर से लड़ने की ताकत कैसे होगी? शक्ति, यही वह परम शक्ति है जिसकी मुझे हमेशा से चाहत रही है। केवल पूर्ण शक्ति ही मेरे सभी शत्रुओं को पराजित कर सकती है।
ये दृश्य देखकर गीता रावत चमकती आंखों से राहुल को देखने से खुद को रोक नहीं सका। यह आदमी बहुत जवान लग रहा था, शायद उससे कुछ ही साल बड़ा होगा, है ना? लेकिन इस आदमी की ताकत तो बहुत भयानक थी। उसने ऐसा कैसे किया? किसी को ये जानना था कि नीलामी घर का प्रभारी व्यक्ति खाली कोर अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन जब राहुल का सामना किया तो उसने व्यक्तिगत रूप से अपने द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ दिया। जैसी कि उम्मीद थी, दुनिया की सबसे मजबूत मुट्ठी ने सर्वोच्चता हासिल की। एक पल के लिए गीता रावत के दिमाग में कई विचार आए। यदि उसके पास भी ऐसी भयानक ताकत होती तो क्या रावत परिवार को अभी भी अपने दुश्मनों के बारे में चिंता करने की जरूरत होती? नहीं, ये कहा जाना चाहिए, क्या वे लोग रावत परिवार के साथ दुश्मनी करने की हिम्मत भी करेंगे? राहुल की इंद्रियां बहुत तेज थीं, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से गीता रावत के हाव भाव में आए बदलाव को भांप लिया। हालांकि जब उसकी नज़र गीता रावत के चेहरे पर पड़ी तो उसने अत्यधिक घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर राहुल मुस्कुराया। हालांकि इस समय उनका गीता रावत को शिष्य बनाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार अब सबसे जरूरी काम यू को बदला लेने में मदद करना था। सब कुछ तय हो जाने के बाद गीता रावत पर नजर रखने में देर नहीं लगेगी। उसे शिष्य के रूप में लेने से पहले उसे गीता रावत के बारे में और अधिक समझना था। राहुल की वर्तमान पहचान को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसे गीता रावत की पृष्ठभूमि के बारे में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की जरूरत नहीं थी। वह बस यू से ही पूछ सकता था। हालांकि जैसे ही राहुल यू को जाकर पूछताछ करने का निर्देश देने वाला था, उसके बगल में चिंकी और पिंकी ने स्वेच्छा से आगे आकर पूछताछ की। वे हमेशा से राहुल की बहुत प्रशंसा करते थे और पहले राहुल की भयानक ताकत देखने के बाद वे उसके प्रति और भी अधिक श्रद्धा रखने लगे, खासकर जब उन्होंने राहुल को आरिफ शेख से यह कहते सुना, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे सामने इतना घमंडी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक क्षण के लिए दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गईं और तुरंत मन ही मन उसकी कृपादृष्टि में बने रहने की कसम खा ली। उनका आचरण अजेय था, शब्द प्रभावशाली थे और शक्तिपूर्ण थी। 9 द वैम्पायर डायरी सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस। हर ब्यूटी उसने नीलामी घर में मौजूद सभी साधकों को कुचल डाला, यहां तक कि पहले बेहद घमंडी आरिफ शेख भी दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलामी घर के मालिक, एक विशेषज्ञ जिसकी खेती खलीकोर राज्य के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी, ने कोई आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। दोनों लड़कियां अक्सर प्रशिक्षण के लिए बाहर जाती थीं और कई प्रतिभाशाली साधकों से मिलती थीं, लेकिन राहुल की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि महान अशोका राजवंश के युवा साधकों को राहुल के समान युग में पैदा होने पर दुखी होना चाहिए या सम्मानित महसूस करना चाहिए। दोनों लड़कियों को स्वेच्छा से काम करते देख राहुल ने थोड़ा सोचा और अंततः सहमत हो गया। अब जब उसने जिंगजियान घास खरीद ली थी तो वह यू को उसकी तलवार जैद काया को सक्रिय करने के लिए सराय में वापस ला सकता था। इस प्रकार चिंकी और पिंकी के जाने के बाद राहुल यू को वापस सराय में ले आया। उसी समय चिंकी और पिंकी ने भी गीता रावत और अन्य लोगों को ढूंढ लिया और उन्हें ढूंढने का इरादा बताया। जब उन्हें चिंकी और पिंकी की पहचान का पता चला तो दूसरे एल्डर ने तुरंत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उनके सवालों के जवाब भी विस्तार से दिए। बाद में उन्हें विदा करते समय दूसरे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। उनके प्रश्न बेहद सरल थे, ज्यादातर प्रश्न उनकी उत्पत्ति के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। राहुल जैसा भयानक और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ इतनी साधारण जानकारी क्यों मांगेगा? इसके पीछे क्या मतलब था? फिर उनके जैसा व्यक्ति एक सुपर विशेषज्ञ के विचारों का अनुमान कैसे लगा सकता है? ये सोचकर दूसरे बुजुर्ग ने सोचना बंद कर दिया। आखिरकार राहुल के विचार चाहे जो भी हों या रावत परिवार पर इसका क्या असर होगा, मामला पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर था। क्या एल्डर राहुल, जिसके बारे में उन दोनों ने बात की थी, उस आदमी को संदर्भित कर रहे थे? और वह व्यक्ति इतना सुंदर था और इतना भयानक रूप से शक्तिशाली भी। क्या ये वास्तव में वही हो सकता है? गीता रावत ने चिंकी और पिंकी की पीछे हटी हुई आकृतियों को देखा और दूसरे बुजुर्ग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सकी। ऐसा होना चाहिए, दूसरे बुजुर्ग ने एक क्षण सोचा और फिर धीरे से कहा। युवक की भयानक ताकत और सुंदर चेहरे को देखते हुए पूरे महान अशोका राजवंश में केवल राहुल ही इस तरह के वर्णन से मेल खाता था। आखिरकार वह व्यक्ति पिछले 1000 सालों में ठाकुर संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी साधना महान अशोका राजवंश के शीर्ष स्तर तक भी पहुंच चुकी थी। अल्पविराम। इससे पहले राहुल और यू भी सराय में लौट आए थे। यू, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों अपने साथ रखा? राहुल की नज़र यू पर पड़ी और उसने पूछा। यात्रा के दौरान यू का मूड थोड़ा उदास था। बेशक राहुल अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यू अपने गृहनगर लौटने वाली थी। उसके मन में शायद उस समय गांव में हुए नरसंहार की यादें ताज़ा हो गई थीं, जिससे उसके मन में दुख और उदासी की यादें ताज़ा हो गईं। आपके शिष्य में अंतर्दृष्टि का अभाव है, कृपया मुझे बताएं। उसका सवाल सुनकर यू दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी टीचर उससे ऐसा सवाल पूछेगी। हालांकि ये वाकई एक बड़ा सवाल था जो उसने अपने दिल में छुपा रखा था। राहुल उसे अपनी शिष्या क्यों बनाएगा? न तो उसमें कोई असाधारण प्रतिभा थी और न ही कोई मजबूत पृष्ठभूमि। पंथ के इतने सारे अनुयायियों के बीच वह क्यों उस पर मोहित हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी कड़ी मेहनत ने सचमुच उसके मालिक को प्रभावित किया हो?
बेशक यू ने उसकी सुंदरता के बारे में नहीं सोचा था। वह वाकई बेहद खूबसूरत थी, लेकिन राहुल की ताकत और रुतबे को देखते हुए उसके लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक इंसान ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा जब तक राहुल तैयार था, महान अशोका राजवंश में अनगिनत खूबसूरत महिलाएं थीं जो उसकी दाव पार्टनर बनने के लिए तैयार थीं। आखिरकार राहुल ठाकुर संप्रदाय का सबसे युवा बुजुर्ग था, लगभग 20 साल का। उसकी साधना अब मूल गठन के स्तर तक पहुंच चुकी थी। एक अतिरिक्त लाभ यह था कि उसका चेहरा बेहद सुंदर था। लड़की, मुझे लगता है कि तुमने हमेशा महसूस किया है कि तुम्हारी योग्यता बहुत कमज़ोर है ना? राहुल ने पूछा। क्या वे नहीं हैं? ये सुनकर यू और भी उलझन में पड़ गई। अगर उसकी योग्यता अद्भुत होती तो वह ठाकुर संप्रदाय की सिर्फ एक सहायक शिष्या कैसे हो सकती थी? वह हर दिन इतनी कड़ी मेहनत से कैसे प्रशिक्षण ले पाती और कई वर्षों तक साधना करने के बावजूद केवल शुद्धिकरण अवस्था के चौथे स्तर तक ही कैसे पहुंच पाती? आपकी योग्यता खराब नहीं है। ये वास्तव में अधिकांश साधकों से बेहतर है। आपको पता होना चाहिए कि साधकों की योग्यता बौद्ध मूल्य और जन्मजात अस्थि मूल्य में विभाजित होती है। बौद्ध मूल्य साधक की मार्शल आर्ट और तकनीकों की समझ के स्तर को दर्शाता है, जबकि जन्मजात अस्थि मूल्य साधक के शरीर की साधना गति को दर्शाता है। अधिकांश साधकों की दृष्टि में तथाकथित योग्यता मान जन्मजात अस्थि मान को दर्शाता है। यदि आपकी साधना गति सामान्य लोगों से कहीं अधिक है तो आप निश्चित रूप से दूसरों की दृष्टि में उत्कृष्ट योग्यता वाले एक प्रतिभाशाली साधक माने जाएंगे। हालांकि ज्यादातर साधक ज्यादा महत्वपूर्ण बौद्ध मूल्य को नजरअंदाज कर देते हैं। बौद्ध मूल्य शुरू से ही दिखाई नहीं देता। जब किसी साधक की क्षमता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तभी वह अपने बौद्ध मूल्य की पूरी क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर पाता है। यद्यपि आपकी योग्यता का मूल्य सामान्य प्रतीत होता है, आपकी समझ का मूल्य ठाकुर संप्रदाय के सांप्रदायिक गुरु और विभिन्न बुजुर्गों की तुलना में बहुत अधिक है। क्या? यू ने जब ये सुना तो वह अपना चेरी जैसा मुंह खोले बिना न रह सकी। उसकी आंखें अविश्वास से भर आईं। क्या उसकी समझ उतनी ही ऊंची थी जितनी उसके गुरु ने बताई थी? जहां तक आपकी जन्मजात हड्डियों का मूल्य इतना साधारण होने का सवाल है, दरअसल ये कुछ विशेष कारणों से है। साधकों के मामले में ऐसे साधकों की संख्या बहुत कम होती है जो विशेष शारीरिक संरचना के साथ जन्म लेते हैं। अलग अलग शारीरिक संरचना के अलग अलग प्रभाव होते हैं। हालांकि ये सभी उच्च स्तरीय जन्मजात अस्थि मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि साधकों की संरचनाएं प्रकट और गुप्त संरचनाएं होती हैं। प्रकट संरचनाएं जन्म के समय ही प्रकट हो जाती हैं, जबकि गुप्त संरचनाएं विशेष साधनों द्वारा सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। ज्यादातर साधकों की शारीरिक संरचना प्रत्यक्ष होती है, जबकि आपकी शारीरिक संरचना दुर्लभ गुप्त शारीरिक संरचनाओं में से एक है। आपकी शारीरिक संरचना को तलवार जैद काया कहते हैं। ये शारीरिक संरचना अपने स्वामी को तलवार की तकनीकों से विशेष लगाव प्रदान करती है, और तलवार जैद शरीर को पूरी तरह से जागृत करने की विधि बहुत सरल है। आपको बस जिंगजियान घास की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने की आवश्यकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई। नीलामी से खरीदी गई जिंगजियान घास अचानक यू के सामने आ गई। उसकी पत्तियां सिकाडा के पंखों जितनी पतली थीं, लगभग तलवार की तरह। सबसे अनोखी बात यह थी कि उसकी पत्तियों पर सितारों जैसे निशान थे। गुरुजी, मैं। ये देखकर यू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसकी पूरी आवाज सिसकियों से भर गई। वह सोच रही थी कि उसके शिक्षक ने जिंगजियान घास के लिए बोली क्यों लगाए। पता चला कि यह उसके संविधान को सक्रिय करने के लिए था। पालथी मारकर बैठो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसकी चरम अवस्था में समायोजित करो। मैं तुम्हारे शरीर में तलवार जैद काया को जगाने में तुम्हारी मदद करूंगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मास्टर, यू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर पालथी मारकर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समायोजित किया। उसी समय राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से जिंगजियान घास की ओर इशारा किया। उनकी वास्तविक मूल अवस्था साधना की भयानक शक्ति बाहर निकली और एक क्षण में जिंगजियान घास को घेर लिया तथा उसके भीतर की सारी अशुद्धियां और मैल तुरंत दूर हो गए। राहुल के पास पहले से ही जिंगजियान घास से निपटने की योजना थी। इसके दो तरीके थे। इसे सीधे यू को उपहार में देकर राहुल सिस्टम के फीडबैक फंक्शन से एक इनाम प्राप्त कर सकता था। हालांकि इस तरह प्राप्त वस्तु निश्चित रूप से किसी के शरीर को सक्रिय करने से संबंधित एक स्वर्गीय खजाना होगी। यद्यपि ऐसा स्वर्गीय खजाना दुर्लभ था, लेकिन ये राहुल के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था। इसलिए राहुल ने निर्णायक रूप से दूसरी विधि का उपयोग करने का फैसला किया। 9 द वैम्पायर डायरी सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस। हर ब्यूटी डॉट। उन्होंने सीधे यू को उसकी छिपी हुई तलवार जैद काया को पूरी तरह से जागृत करने में मदद की। चूंकि उसने उसकी तलवार जैद काया को सक्रिय करने की पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था, इसलिए सिस्टम के फीडबैक फंक्शन से उसे जो इनाम मिलेगा वह निश्चित रूप से एक निश्चित प्रकार की काया होगी। डॉट 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 डॉट। बेशक वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि सिस्टम उसे किस तरह का आश्चर्य देगा। कुछ ही समय बाद जब उसने उस अतुलनीय शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करके इसे परिष्कृत किया, तो जिंगजियान घास स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के एक अत्यंत शुद्ध रूप में परिवर्तित हो गई, जो फिर धीरे धीरे यू के शरीर में प्रवाहित हुई। यह विशेष ऊर्जा साधक की साधना के लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं थी। इसी प्रकार इसका कोई उपचारात्मक या विश्रण प्रभाव भी नहीं होता।
जिंगजियांग घास की विशेष प्रकृति के कारण ये केवल साधक के शरीर में तलवार क्यूई को घोल सकती थी या तलवार क्यूई से संबंधित किसी संरचना को जागृत कर सकती थी। जब यह विशेष शक्ति यू के शरीर में प्रवेश कर गई तो उसके शरीर से अचानक एक चमकदार रोशनी निकली। उसकी त्वचा, अंग, शिरोबिंदु और शरीर का मांस उस घास की तरह था जो अभी अभी जमीन के नीचे से उभी थी और लालच से इस विशेष शक्ति को अवशोषित कर रही थी। उसी समय यू एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गई। उसे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में कुछ जागने वाला है। राहुल के मार्गदर्शन में विशेष ऊर्जा अनगिनत छोटी धाराओं में परिवर्तित हो गई जो यू के शरीर में विलीन हो गईं। इससे पहले राहुल ने यू को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया था जिससे वह क्यूई परिवर्तन अवस्था के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि ये सिर्फ एक छोटी सी सफलता तक सीमित नहीं था, इसने यू के शरीर की ताकत को भी भयानक स्तर तक बढ़ा दिया था। जैसे ही उसने इस विशेष ऊर्जा को अवशोषित किया, यू के शरीर में सुप्त पड़ी तलवार ज़ेडकाया धीरे धीरे जागने लगी। उसकी मेरिडियन अत्यंत विशेष ऊर्जा के रेशे उत्सर्जित कर रही थीं। उसी समय यू ने महसूस किया कि एक गर्म धारा धीरे धीरे अत्यंत तीव्र गति से उसके शरीर को मजबूत कर रही है। कुछ ही समय में यू की मूल रूप से गोरी और कोमल त्वचा और भी ज्यादा गोरी और कोमल हो गई। हालांकि इस कोमल त्वचा की सतह में अब अद्भुत रक्षात्मक शक्ति समा गई थी। उसके शरीर की कोशिकाएं जीवन शक्ति से भरी हुई थीं, जीवन की शक्ति उसके शरीर में निरंतर प्रवाहित हो रही थी। बेशक सबसे बड़ा परिवर्तन उसके शरीर की हड्डियों में हुआ। उस विशेष ऊर्जा से प्रभावित होकर यू की हड्डियां धीरे धीरे ज़ेड जैसी हो गईं। अगर कोई अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उनका निरीक्षण करे तो वे एक उत्कृष्ट कलाकृति प्रतीत होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ज़ेड जैसी हड्डियों के भीतर एक अत्यंत तेज तलवार क्यूई छिपी हुई थी। लगभग पूरा हो गया। 15 मिनट तेजी से बीत गए। यू की आभा में जबरदस्त बदलाव आया था, मानो कोई दिव्य तलवार जागने वाली हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवार ज़ेडकाया के जागरण ने न केवल यू के शरीर को मजबूत किया बल्कि उसके डेंटियन को विशेष ऊर्जा से भर दिया। एक कर्कश ध्वनि के साथ यू सीधे क्यूई परिवर्तन राज्य के 10वें स्तर में कदम रखा। हालांकि ये यही समाप्त नहीं हुआ। यू के डेंटियन और मेरिडियन में आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत तीव्र गति से संकुचित होने लगी। कुछ ही समय बाद उसके दानतयान में मूल रूप से प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शुद्ध तरल में परिवर्तित हो गई। ये वह सच्चा सार था जो केवल सच्चे सार राज्य साधकों के पास ही था। आध्यात्मिक शक्ति का सच्चे सार में रूपांतरण एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसका ये भी अर्थ था कि यू ने सच्चे सार की स्थिति में कदम रख दिया था। हालांकि तलवार ज़ेड शरीर के जागरण से उत्पन्न आश्चर्य अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तरल सच्चा सार एक बार फिर से ऊपर उठ गया, एक शक्तिशाली बल में परिवर्तित हो गया जिसने उसकी साधना को अत्यधिक बढ़ावा दिया। सच्चे सार की अवस्था का प्रथम स्तर, सच्चे सार की स्थिति का दूसरा स्तर, तीसरा, चौथा और अंततः सच्ची सार अवस्था का 5वां स्तर। यू के सच्चे सार की 5वीं अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसके शरीर में उमड़ता सच्चा सार आखिरकार शांत हो गया। इस क्षण उसके शरीर में तलवार ज़ेडकाया आखिरकार पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। वाह! एक क्षण में यू को केंद्र में रखते हुए हवा का एक अदृश्य झोंका अचानक चारों ओर फैल गया। उसकी ज़ेड जैसी हड्डियों में विशेष ऊर्जा और भी अधिक चमकदार हो गई जिससे यू के शरीर की अशुद्धियां बाहर निकल गईं। उसी समय यू के स्वभाव में भी भारी परिवर्तन आया। यदि यू पहले अपने यौवन काल में एक सुंदर युवती थी तो यू अब स्वर्ग से उतरी एक दिव्य युवती थी जो नश्वर संसार में अवतरित हुई थी, नश्वर संसार की गंदगी से अछूती। उसकी अद्वितीय सुंदरता, खूबसूरत सितारों जैसी आंखें, ज़ेड जैसी त्वचा और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल छू ले, उसे सचमुच एक ऐसी सुंदरता कहा जा सकता है जो राज्यों और शहरों को हिला सकती है। ये देखकर राहुल विचलित हो गया। मालिक! यू का छोटा सा चेरी जैसा मुंह थोड़ा सा खुला और एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भरी थीं। उसने अपनी साधना में आए बदलावों को पहले ही महसूस कर लिया था। अब वह एक प्रामाणिक 5वें स्तर की सच्ची सार अवस्था की साधिका थी। 10 दिन पहले किसने सोचा होगा कि वह मात्र 4थे स्तर की शोधन अवस्था की साधिका थी। आहम! ये सुनकर राहुल जल्दी से अपने होश में आया और फिर संतुष्टि में मुस्कुराया। बहुत अच्छा। बेशक कोई नहीं जानता था कि राहुल यू की उपस्थिति या उसकी साधना का उल्लेख कर रहा था। इस समय राहुल की आंखों के सामने आभासी पाठ की कई पंक्तियां फिर से प्रकट हुईं जिनमें यू के बारे में जानकारी प्रदर्शित थी। समझ 234, जन्मजात अस्थिमान 229, तलवार ज़ेडकाया, एक दुर्लभ काया जो स्वाभाविक रूप से तलवार दाव के अनुकूल है। इसके स्वामी की हड्डियां उत्तम ज़ेड जैसी होती हैं। जब इस काया को महान सफलता स्तर तक विकसित किया जाता है तो स्वामी दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार क्यूई विकसित कर सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जन्मजात हड्डियों का मूल्य इतना बढ़ जाएगा। ये देखकर राहुल आश्चर्यचकित हो गया। डिंग! चूंकि मेज़बान ने अपने शिष्य को स्वॉर्ड ज़ेड बॉडी जगाने में मदद की है, इसलिए उसे 32 बार रैंडम फीडबैक क्रिटिकल हिट मिला है। बधाई हो, मेज़बान को स्वॉर्ड ओवरलॉर्ड बॉडी मिल गई है। इस समय राहुल के दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। गड़गड़ाहट। उसी समय राहुल के शरीर से अचानक एक अत्यंत भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसमें एक अत्यंत अत्याचारी आभा थी, मानो वह दुनिया को चीर फाड़ कर नष्ट कर देना चाहती हो।
मास्टर, क्या हुआ? ये देखकर यू डर के मारे पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि वह अतुलनीय अत्याचारी शक्ति न केवल अंतरिक्ष को चीर रही थी, बल्कि उसकी ओर भी बढ़ रही थी। यद्यपि यू ने पहले ही तलवार जेड शरीर को जागृत कर लिया था, फिर भी वह इस अतुलनीय अत्याचारी शक्ति से दबाव महसूस कर रही थी। ये देखकर राहुल ने ठंडी सांस ली। उसने हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से पकड़ लिया। जो अत्याचारी शक्ति फूट पड़ी थी, वह अचानक गायब हो गई। कितनी अत्याचारी शक्ति है! ये दृश्य देखकर राहुल की आंखें सिकुड़ गईं। यदि वह अभी हिचकिचाता तो यह अत्याचारी शक्ति क्षण भर में सराय को धूल में मिला देती। तलवार अधिपति काया, तलवार की दिव्य काया जिसमें सबसे अधिक अत्याचारी शक्ति है। इसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति है। जब ये काया पूर्णता को प्राप्त हो जाती है तो ये सब कुछ नष्ट कर सकती है। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। गुरुजी, अभी क्या हुआ था? यू की नज़र राहुल पर पड़ी। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। यदि उसने गलत दृष्टि से नहीं देखा होता तो उसकी शिक्षिका अधिक शक्तिशाली हो गई होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके शरीर में तलवार जेड का शरीर भी काम रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शिक्षक ने भी किसी प्रकार की शक्तिशाली काया को जागृत कर लिया हो? मैंने अभी अभी तुम्हारी तलवार जेड काया को जगाने में मदद की थी और मुझे एक आभास हुआ था। यही तलवार का आशय था जो मैंने समझा था। राहुल को एक बहाना मिल गया। उसने तलवार के इरादे को समझ लिया था, लेकिन यह उसकी अपनी प्रतिभा के कारण नहीं था। ये तलवार के अधिपति के शरीर से ही प्राप्त हुआ था। सिस्टम से उसे जो तलवार अधिपति काया प्राप्त हुई थी, वह इतनी प्रभावशाली थी कि इससे उसे तलवार के इरादे के दो स्तरों को समझने में सीधे मदद मिली। तथाकथित तलवार अभिप्राय एक ऐसी अवधारणा थी जो तलवार दाव के मार्ग पर पर्याप्त समझ हासिल करने के बाद विकसित हुई। इसके अलावा तलवार अभिप्राय बहुत पहले ही सामान्य आध्यात्मिक शक्ति की सीमाओं से आगे निकल चुका था और इसमें नियमों की शक्ति भी शामिल थी। बेशक तलवार क्यूई को तलवार के इरादे में बदलने के अलावा इस दुनिया में कई अन्य समान अवधारणाएं भी थीं, जैसे कि कृपाण का इरादा और मुट्ठी का इरादा। हालांकि चाहे वह किसी भी प्रकार की अवधारणा हो, वह साधक की शक्ति को बहुत बढ़ा देती थी। साथ ही अवधारणाओं को समझना भी अत्यंत कठिन था। केवल असाधारण प्रतिभा वाले साधकों के पास ही किसी अवधारणा को समझने की एक निश्चित संभावना थी। निम्न स्तर की खेती में किसान की जन्मजात अस्थि का मान जितना अधिक होगा, उसकी खेती की गति उतनी ही तेज होगी, जिसके परिणामस्वरूप ताकत में तेजी से वृद्धि होगी। हालांकि जब किसी साधक की साधना एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो महत्व साधक के बोध मूल्य पर स्थानांतरित हो जाता है। उच्च बोध क्षमता वाले उन संकी साधकों के लिए अवधारणाओं को समझने की संभावना बहुत अधिक थी। एक बार जब वे किसी अवधारणा को समझ लेते तो साधक की शक्ति बहुत बढ़ जाती। दूसरे शब्दों में, एक साधक का प्रारंभिक बिंदु उसके जन्मजात अस्थि मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता था, लेकिन एक साधक का अंतिम बिंदु उसके बोध मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। अवधारणाओं को भी 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। एक बार अवधारणा 9वें स्तर पर पहुंच गई तो पौराणिक गहन शक्ति को समझना संभव हो गया। बेशक राहुल अभी अभी तलवारबाजी के संपर्क में आया था। गहन शक्ति अभी भी उसके लिए एक दूर का सपना थी। उसने तलवार की नीयत के सिर्फ 2 स्तरों को ही समझा था, फिर भी उसकी शक्ति पहले ही एक भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। ये कल्पना करने के लिए काफी था कि गहन शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी। हालांकि तलवार अधिपति काया को जागृत करने के बाद राहुल के पास न केवल तलवार के इरादे के 2 स्तर थे, बल्कि उसकी साधना भी वास्तविक मूल अवस्था तक पहुंच गई थी। वर्तमान में वह पहले से ही स्वर्णकोर राज्य के प्रारंभिक चरण में था। संपूर्ण महान अशोका राजवंश में जिन साधकों की साधना स्वर्णिम कोर अवस्था तक पहुंच गई थी, वे सभी विभिन्न प्रमुख गुटों के पुराने राक्षस थे। इन किसानों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यदि पिछला राहुल केवल महान अशोका राजवंश के भीतर ही अनियंत्रित रूप से घूम सकता था, तो वर्तमान राहुल के बारे में कहा जा सकता है कि वह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह यहां हर चीज को नीची नजर से देखता है। प्रारंभिक चरण के स्वर्ण कोर अवस्था साधक की शक्ति, इसके अतिरिक्त तलवार रक्षा बिजली तकनीक, निम्न श्रेणी पृथ्वी रैंक शीत प्रकाश बर्फ आत्मा तलवार, निम्न श्रेणी जादुई हथियार तलवार अधिपति काया तथा तलवार आशय के 2 स्तर। राहुल स्वर्ण कोर अवस्था के मध्य चरण में भी साधकों का सामना कर सकता था। स्वर्ण कोर अवस्था के अंतिम चरण में अगर उसे शक्तिशाली साधकों का भी सामना करना पड़े, तब भी उसके पास लड़ने की ताकत थी। आज का दिन अच्छा कहा जा सकता है। गुरु और शिष्य दोनों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। जब चिंकी और पिंकी सराय में वापस पहुंचे तो वे 2 लोगों में आए बदलाव को देखकर दंग रह गए। ये तो वह बहुत सुंदर है। जब उनकी नजरें यू पर पड़ीं तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वे अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहे थे और उनकी पुतलियां आश्चर्य से भर गईं। यू के चेहरे की बनावट में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी सुंदरता में जबरदस्त सुधार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यू का स्वभाव अब स्वर्ग की परी जैसा हो गया था। इसके अलावा यू की आभा भी अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण हो गई थी, मानो कोई दिव्य तलवार म्यान से निकलने ही वाली हो। आध्यात्मिक शक्ति की जो शक्तिशाली लहरें फूट रही थीं, वे भी संकेत दे रही थीं कि वह पहले ही अपनी वास्तविक सार अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। बेशक राहुल के शरीर में भी बड़े बदलाव हुए थे। राहुल, जो पहले से ही बेहद शक्तिशाली था, चिंकी और पिंकी की नज़रों में और भी अथाह हो गया था। उसका आभामंडल एक गहरे रसातल जैसा था जिसका कोई अंत नहीं था।
वह तो बस वहां बैठा था, लेकिन वह किसी तरह एक दिव्य तलवार की तरह लग रहा था जो दुनिया को चीरने वाली थी और अतुलनीय अत्याचारी शक्ति से भरी हुई थी। क्या क्या हो रहा है? दोनों ने एक दूसरे को असमंजस से देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। उन्हें गए हुए कितना समय हो गया था? जानकारी इकट्ठा करके लौटे उन्हें सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि इन दोनों में जबरदस्त बदलाव आ गए हैं? राहुल के मामले में तो ये बात और भी सच थी, जो अनजाने में ही ऐसी आभा उत्सर्जित कर रही थी जिससे उन्हें दबा हुआ महसूस हो रहा था। वे कुछ पूछने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? आपकी जांच के नतीजे क्या हैं? वह महिला कौन है? राहुल ने चिंकी और पिंकी की तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा। उसी समय दबंग आभा धीरे धीरे गायब हो गई। चिंकी और पिंकी के चेहरे पर अब थोड़ी शांति थी। वे होश में आए और जल्दी से उसे अपनी सारी जानकारी विस्तार से बताए। ली परिवार, जिगौल किंग शहर। ये सुनकर राहुल अपनी बाहें उठाने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि यू को बदला लेने में मदद करने के बाद उसे जिगौल किंग शहर जाना होगा। शुरुआत में दोहरी आत्मा वाली शारीरिक संरचना वाले साधक दुर्लभ थे। अगर दूसरे पक्ष का चरित्र अच्छा होता तो राहुल उसे शिष्य के रूप में लेने में कोई आपत्ति नहीं करती। चिंकी, पिंकी, अगर तुम दोनों के पास करने को कुछ नहीं है तो तुम यू के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर सकते हो। बेशक इनाम के तौर पर मैं तुम्हें इसमें निखार लाने में मदद करूंगा। जैसे ही दोनों अपनी खोज की रिपोर्ट देने के बाद जाने वाले थे, राहुल ने दोनों लड़कियों को रोक दिया। हालांकि यू की साधना कम नहीं थी, लेकिन उसे वास्तविक युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था। अगर उसने कुछ प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाती। जैसी आपकी आज्ञा बड़े साहब। ये सुनकर दोनों लड़कियां बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गईं। तलवारबाजी का अभ्यास करना बहुत आसान था। वे दोनों अक्सर प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते थे, इसलिए उन्हें युद्ध का काफी अनुभव था। हालांकि उन्होंने देखा कि यू पहले ही अपनी मूल अवस्था तक पहुंच चुकी थी, फिर भी उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। चाहे वे इसे किसी भी दृष्टि से देखें, यह सौदा अत्यंत सार्थक था। गहरा हिमंदीय हिम अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि यह साधक के जन्मजात अस्थि मूल्य को बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे परिष्कृत करना आवश्यक था। जब तक किसी के पास एक निश्चित मात्रा में शक्ति न हो, भले ही उसके पास डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट हो, वह केवल उसे सड़ते हुए देख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे आध्यात्मिक शक्ति से बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं किया जा सकता था। इसे परिष्कृत करने के लिए सच्ची सार ऊर्जा या उससे भी ऊपर की शक्ति की आवश्यकता होती थी। यद्यपि यह सच था कि वास्तविक सार अवस्था तक पहुंचने के बाद डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को परिष्कृत किया जा सकता था, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। दूसरे शब्दों में, अगर चिंकी और पिंकी को डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को परिष्कृत करना होता तो उन्हें कम से कम कुछ महीने लगते। हालांकि अगर उन्हें इसे परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कोई विशेषज्ञ होता तो उनके पास साधना के लिए ज्यादा समय होता। उनका प्रारंभिक विचार यह था कि जब वे ठाकुर संप्रदाय में वापस लौटेंगे तो अपने गुरु ज्योति से मदद मांगेंगे। एक खाली कोर स्टेट कल्टीवेटर की मदद से डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को परिष्कृत करने में केवल कुछ घंटे लगेंगे। हालांकि राहुल की ताकत उनके गुरु से ज्यादा थी। उनकी मदद से यह स्वाभाविक रूप से और भी तेज हो जाएगा। इसके अलावा राहुल ने जो सौदा प्रस्तावित किया था उसे पूरा करना बहुत आसान था। अगर यह अच्छा है तो आप अभी शुरू कर सकते हैं। राहुल मुस्कुराया और फिर अपनी आस्तीन लहराई। एक अदृश्य शक्ति ने यू और बाकी लोगों को घेर लिया और वे सराय से गायब हो गए। जब यू और अन्य लोगों को दृष्टि वापस मिली तो उन्होंने पाया कि वे पहले ही टिहरी शहर के बाहर जंगल में पहुंच चुके थे। यद्यपि रात काफी हो चुकी थी, फिर भी उनकी दृष्टि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कितनी भयानक गति! ये देखकर चिंकी और पिंकी मदद नहीं कर सके, लेकिन खाली घूर रहे थे। एल्डर राहुल वास्तव में किस स्तर तक पहुंच गए थे? ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो एक खाली कोर राज्य साधक कर सकता था, है ना? ठीक है, जब तुम आपस में लड़ो तो बिल्कुल भी पीछे मत हटो। एक दूसरे को चोट पहुंचाने की चिंता मत करो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, राहुल ने कहा। अब जबकि उसकी शक्ति स्वर्णिम कोर अवस्था के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी, भले ही ये 3 सच्चे सार अवस्था साधक मृत्यु तक लड़ें, फिर भी सब कुछ उसके नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। यू का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे वास्तव में व्यावहारिक युद्ध का अनुभव नहीं था और वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी शिक्षिका उसे इसी विषय में प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रही थी। वह इस अवसर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। उसे इसमें अपना सब कुछ झोंक देना था। पिंकी, तुम पहले जाओ, राहुल ने एक पल सोचने के बाद कहा। जैसी आपकी आज्ञा एल्डर राहुल। पिंकी ने सिर हिलाया और फिर उसके दाहिने हाथ में एक तलवार दिखाई दी। वह इत्मीनान से यू की ओर बढ़ी। ठाकुर संप्रदाय के एक वरिष्ठ व्यक्ति की निजी शिष्या होने के नाते वह अक्सर प्रशिक्षण के लिए बाहर जाती थीं। ये कहा जा सकता है कि उन्हें व्यावहारिक युद्ध का अत्यंत समृद्ध अनुभव था। अपने स्तर के साधकों के बीच उन्हें अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। साधारण स्तर की प्रतिभा वाले साधक, भले ही उनकी साधना का स्तर उससे थोड़ा अधिक हो, उसके बराबर नहीं होंगे। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह वर्तमान में एक छोटी बहन का सामना कर रही थी जिसने मूल रूप से कभी वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं किया था। हालांकि अगले ही पल पिंकी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वेंग, यू के शरीर में शक्ति का संचार तेजी से होने लगा और उसकी 5वीं स्तर की सच्ची सार अवस्था की साधना अचानक फूट पड़ी।
क्या यू वास्तव में सच्चे सार अवस्था के 5वें स्तर पर है? ये देखकर चिंकी और पिंकी के हाव भाव काफी बदल गए। उन्होंने देखा था कि यूई वास्तविक सार अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि उस समय तक वह स्वयं को अपनी शक्ति से परिचित नहीं करा पाई थी, जिसके कारण उसके लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव को पूरी तरह से छिपाना असंभव हो गया था। हालांकि यू अभी भी इसका एक हिस्सा छिपाने में कामयाब रही। इस प्रकार दोनों लड़कियों ने जो महसूस किया उससे यू अभी अपनी असली अवस्था में पहुंची थी। अब जबकि यू ने अपनी शक्ति पूरी तरह से प्रकट कर दी थी, अंततः उन्हें यू के वास्तविक साधना स्तर का पता चल गया। 5वीं स्तर की सच्ची सार अवस्था। वह चिंकी के समान स्तर पर थी और उसकी साधना का स्तर पिंकी से भी अधिक था। उस समय पिंकी की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। वरिष्ठ बहन, कृपया सलाह दें। यू चिल्लाई और फिर वह पिंकी की ओर बढ़ी। ये देखकर पिंकी ने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर का असली सार बिना कुछ रोके बाहर आ गया। थोड़े ही समय में दोनों के बीच लगभग 40 चालें चल चुकी थीं। शुरुआत में पिंकी ने थोड़ा लाभ पाने के लिए अपने समृद्ध युद्ध अनुभव पर भरोसा किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह धीरे धीरे थकती गई। इसके अलावा पिंकी को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि यू का युद्ध अनुभव बहुत तेजी से बढ़ा और जल्द ही उसे युद्ध में पूर्ण लाभ प्राप्त हो गया। ये देखकर कि पिंकी यू के हमलों का सामना करने में असमर्थ होने वाला था, चिंकी जल्दी से लड़ाई में शामिल हो गया। वे दोनों हमेशा बाहरी दुनिया में साथ साथ प्रशिक्षण लेते रहे थे और उनका तालमेल लाजवाब था। इसने पल भर में ही स्थिति बदल दी। यू एक बार फिर नुकसान में थी। हालांकि यू से लड़ना उन दोनों के लिए बेहद मुश्किल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कौन जाने उन तीनों ने कितनी चालें चलीं। हालांकि इस समय एक और दृश्य सामने आया जिसके कारण चिंकी और पिंकी के भाव बहुत बदल गए। यू ने धीरे धीरे चिंकी और पिंकी के हमलों के अनुकूल ढलते हुए उसके शरीर में मौजूद तलवार जेड जैसी आकृति से एक तेज रोशनी निकली। उसकी तलवारबाजी का जादू आसमान में फैल गया। एक पल में उसने चिंकी और पिंकी को हरा दिया। ठीक है, चलो इसे दिन का अंत मानते हैं। ये देखकर राहुल ने उन्हें रुकने को कहा। वाह! ये देखकर चिंकी और पिंकी आश्चर्य से अपनी सांसें रोक लिए। उन्होंने यू की ओर आश्चर्य भरी आंखों से देखा। इस गुरु और शिष्य की जोड़ी की प्रतिभा का स्तर बहुत ही असामान्य था। पहले वे यू के भाग्य से ईर्ष्या करते थे कि वह एल्डर राहुल का शिष्य बन गया। हालांकि अभी अभी हुई लड़ाई के बाद उनके दिलों की ईर्ष्या गायब हो गई। यू की समझ पहले ही बेहद भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। अगर ऐसा न होता तो उसका वास्तविक युद्ध अनुभव इतनी तेजी से बढ़ना नामुमकिन होता। हालांकि अगर दोनों लड़कियों को पता चल जाता कि राहुल ने एक बार यू को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया था तो वे एक बार फिर ईर्ष्यालु हो जाती। हालांकि इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। शिष्यों के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत ज्यादा था। राहुल ने एक बार फिर अपनी आस्तीन लहराए और यू और अन्य लोगों को वापस सराय में ले आया। उन्होंने पहले ही चिंकी और पिंकी को डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को परिष्कृत करने में मदद करने का वादा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। पहले तो चिंकी और पिंकी ने सोचा कि राहुल को डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को परिष्कृत करने में कम से कम कई घंटे लगेंगे, लेकिन उसने इसे 15 मिनट से भी कम समय में कर दिया। वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। जब से उन्होंने एल्डर राहुल का पर्वत श्रृंखला में पीछा करना शुरू किया था, रास्ते में न जाने कितनी ही घटनाएं घटित हुई थीं। वे उन सभी आश्चर्यजनक घटनाओं से लगभग सुन्न हो गए थे जो सामने आ रही थीं। जैसा कि सभी जानते हैं, जिस गति से एक साधक डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को परिष्कृत करता है वह उसकी ताकत से निकटता से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में, साधक जितना शक्तिशाली होगा उतनी ही तेजी से वह गहरे हिमनदीय हिम को परिष्कृत कर पाएगा। ये देखकर कि राहुल को उनके सामने गहरे हिमनदीय हिम को परिष्कृत करने में 15 मिनट भी नहीं लगे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह कितना शक्तिशाली था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में स्पष्ट रूप से आश्चर्य देखा। यदि उनका अनुमान सही था तो जल्द ही कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो पूरे महान अशोका राजवंश को हिला देगा। डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को परिष्कृत करने के बाद राहुल ने अपना हाथ धीरे से लहराया। प्रकाश की 2 ठंडी धाराएं तुरंत चिंकी और पिंकी की पीठ में समा गईं। उसी समय राहुल के शरीर के अंदर की शक्ति अचानक बाहर निकल आई, जिससे दोनों ने गहरे हिमनदीय पाले को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। ये देखकर चिंकी और पिंकी भावुक हो गए। क्या यही था वो मशहूर वीआईपी ट्रीटमेंट? हालांकि उन्हें ये सिर्फ एक बार ही मिला, पर वे संतुष्ट थे। राहुल की मदद से कहा जा सकता है कि उन्होंने डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। इसके अलावा डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी जन्मजात हड्डियों का मूल्य थोड़ा बढ़ गया था। चिंकी और पिंकी ने फिर राहुल को अलविदा कहा और खुशी खुशी अपने अपने कमरों में लौट गए। यद्यपि आज यू के साथ लड़ाई ने उन्हें काफी झटका दिया था, फिर भी यह उनके लिए सार्थक था क्योंकि वे एल्डर राहुल की मदद से डार्क ग्लेशियल फ्रॉस्ट को पूरी तरह से अवशोषित करने में सक्षम थे। मैं सचमुच आशा करता हूं कि मैं आज रात एल्डर राहुल का सपना देख सकूंगा। उद्धरण दोनों लड़कियां बिस्तर पर लेट गईं। जब उन्होंने राहुल के सुंदर रूप के बारे में सोचा तो उनके पेट में तितलियां उड़ने लगीं। अगर ज्योति को पता होता कि उसके 2 अनमोल शिष्यों के मन में ऐसे विचार हैं तो वह निश्चित रूप से असहाय होकर अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लेती और कहती, बड़ी उम्र में लड़कियों को अनुशासित करना वास्तव में कठिन होता है। तीसरे दिन की सुबह जब बैंगनी हवा का पहला झोंका धीरे धीरे पूर्व दिशा में उठा,
राहुल ने यू और अन्य लोगों को फायरबर्ड पर ले लिया और यूनान प्रांत की ओर उड़ चला। जैसे जैसे वे धीरे धीरे उसकी याद में बसे गांव के पास पहुंचते गए, यू का मन भी उदास होता गया। साधना में मिली सफलता से उसे जो खुशी मिली थी वह बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। समय उड़ता गया और जल्द ही एक दिन बीत गया। जब रात हो गई तो राहुल उन्हें आराम करने के लिए एक जगह खोजने के लिए ले गया। उसी समय राहुल ने एक बार फिर यू के वास्तविक युद्ध अनुभव को निखारा, लेकिन इस बार वह उसका साथी बन गया। निस्संदेह उन्होंने अपनी साधना को सच्चे सार की अवस्था के 5वें स्तर तक दबा दिया। फिर भी यू उसके हाथों में कुछ राउंड से अधिक नहीं टिक सका। डिंग, चूंकि मेजबान आपके शिष्य के साथ 3 वास्तविक युद्धों में शामिल रहा है, इसलिए आपने अपने शिष्य को पर्याप्त वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त करने में मदद की है। आपको यादृच्छिक रूप से 9 बार फीडबैक पॉइंट्स क्रिटिकल हिट प्राप्त हुआ है। बधाई हो, मेजबान ने 27 जीवन मरण के युद्धों का अनुभव प्राप्त कर लिया है। जब मुकाबला समाप्त हुआ तो सिस्टम नोटिफिकेशन राहुल के दिमाग में गूंज उठा। अगले ही पल उसके मन में अचानक से 27 जीवन मरण के युद्धों का अनुभव उभर आया। साधना मार्ग के बारे में उसे एक बार फिर से काफी समझ आ गई थी। जैसा कि उम्मीद थी, सब कुछ सुधारा जा सकता है। ये देखकर राहुल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जल्द ही दूसरा दिन आ गया। राहुल और बाकी लोग एक बार फिर पहाड़ों और जंगलों से गुजरे। दोपहर के समय वे आखिरकार यूनान प्रांत पहुंच गए। जब तक वे पाताल लोक के जंगल से गुजरते, जो ज्यादा दूर नहीं था, वे यू के गृहनगर तक पहुंचने में सक्षम हो जाते, जो उसकी दुखद यादों से भरा गांव था, पुरोला शहर के पूर्व में रामपुरा गांव। हालांकि पाताल लोक का जंगल बेहद खतरनाक था और उसके अंदर 5वीं श्रेणी के राक्षस जानवर थे, जो कोर गठन राज्य साधकों के बराबर थे। अधिकांश साधक पाताल लोक के जंगल में गहराई तक जाने का साहस नहीं कर पाते थे और राहुल की तरह उसके ऊपर उड़ने की तो बात ही दूर थी। हालांकि राहुल ने अपनी आभा का केवल थोड़ा सा ही उत्सर्जन किया। पाताल लोक के जंगल में 5वीं श्रेणी के राक्षस जानवर तुरंत बेकाबू होकर कांप उठे और डर के मारे जमीन पर रेंगने लगे। अग्निपक्षी सीधे रामपुरा गांव नहीं गया, बल्कि पास के पुरोला शहर में उतरा। यू की याददाश्त में उसे डाकुओं के रूप रंग का बस धुंधला धुंधला ही याद था। हालांकि उसे उस समूह की सही उत्पत्ति का पता नहीं था, नहीं यह पता था कि उनका मुख्यालय कहाँ था। इसलिए राहुल ने पहले पुरोला शहर में कुछ जानकारी पूछने की योजना बनाई। पुरोला शहर का नगर स्वामी बैंगनी आत्मा अवस्था के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। जैसे ही उसने अग्निपक्षी की आभा को महसूस किया, वह चौंक गया। अग्निपक्षी का दर्जा उच्च स्तरीय चौथा था और उसकी शक्ति उससे जरा भी कम नहीं थी। अगर उसका मालिक इतने भयानक राक्षस को नियंत्रित कर सकता था, तो उसके मालिक की शक्ति और भी ज्यादा हो सकती थी। पुरोला शहर का नगर स्वामी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से बाहर आया। चाहे दूसरे पक्ष का उद्देश्य कुछ भी हो, वह इस बड़े आदमी को नाराज नहीं कर सकता था, खासकर अगर वह कोई संकी ताकतवर हो। जरा सी भी नाराजगी का मतलब था कि दूसरा पक्ष इस शहर को तबाह भी कर सकता था। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कहां से आए हैं? मैं लिन रुपये हूं, पुरोला शहर का नगर स्वामी। नमस्कार महोदय। लिन रुपये ने फायरबर्ड की ओर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। क्विंग्यून संप्रदाय, ये हुआन। राहुल ने लिन रुपये की ओर देखा और फिर शांति से कहा। उसी समय अग्निपक्षी प्रकाश की एक धारा में बदल गई और यू की भौहों के बीच के स्थान में प्रवेश कर गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एल्डर राहुल होंगे। मैंने बहुत समय से आपके गौरवशाली नाम के बारे में सुना है। कृपया नगर स्वामी के भवन में भेंट करने आइए, मैं आपका अच्छा इलाज करूंगा। उसका परिचय सुनकर लिन रुपये चौंक गया। वह सोच रहा था कि यह विशेषज्ञ इतना छोटा क्यों है। पता चला कि वह ठाकुर संप्रदाय का राहुल था। पूरे महान अशोका राजवंश में ऐसा कोई नहीं था जो राहुल का नाम नहीं जानता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महान हस्ती पुरोला शहर में आएगी। इतना महान अस्तित्व इतनी दूर दराज जगह पर क्यों आएगा? मैं नगर स्वामी को परेशान नहीं करूंगा। मैं पुरोला शहर सिर्फ कुछ जानकारी इकट्ठा करने आया हूं, राहुल ने कहा। बड़े राहुल, कृपया मुझे बताएं कि आप क्या जानकारी ढूंढ रहे हैं। मैं आपको वह सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है, लिन रुपये ने सम्मानपूर्वक कहा। मैं पुरोला शहर की सीमा पर मौजूद सभी लुटेरों की विशिष्ट जानकारी जानना चाहता हूं, राहुल ने कहा। ये देखकर लिन रुपये की अभिव्यक्ति बदल गई। क्यों, क्या ये संभव नहीं है? ये देखकर राहुल ने आंखें मूंद लीं। पुरोला शहर के नगर स्वामी के रूप में लिन रुपये के लिए पुरोला शहर के आसपास के डाकुओं के बारे में कुछ भी नहीं जानना असंभव था। यदि शहर में डाकू बहुत अधिक उत्पात मचाते और आम लोगों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते, तो पुरोला शहर के नगर स्वामी के रूप में उसे निश्चित रूप से महान अशोका राजवंश द्वारा दंडित किया जाता। यद्यपि राहुल की अभिव्यक्ति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया, लिन रुपये ने एक अत्यंत भयानक दबाव महसूस किया और उसकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। मुझे कुछ जानकारी तो है, लेकिन वह मूलतः 3 साल पुरानी जानकारी है। 3 साल पहले ग्रीनवुड संप्रदाय के साधना साधक पुरोला शहर आए और शहर में डाकुओं के सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया। इसलिए उसके बाद से नगर स्वामी के भवन ने डाकुओं को पकड़ने और उनके सफाई में अपनी भागीदारी बंद कर दी, लिन रुपये ने जल्दी से समझाया। ग्रीनवुड संप्रदाय महान अशोका राजवंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था।
उन्हें संप्रदाय द्वारा दिए गए वारंट का उपयोग करके शहर में डाकुओं के सफाई का कार्य अपने हाथ में लेने का अधिकार था।